दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 390 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो पूरे 11,700 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ज्योग्राफी पढ़ना हम लोगों ने शुरू किया था 331 नंबर से। इस हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो आज हमारा 60वें नंबर का लेक्चर है। इसके पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने 100 लेक्चर में आपको पढ़ाया है, अभी तो इसका 60 नंबर ही है। ठीक है, जो हम टॉपिक चर्चा कर रहे थे दोस्तों, ये टॉपिक थी प्राकृतिक आपदा, और आज ये आखिरी आपदा है। इसके बाद आपदा नहीं आएगा, किसी नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। हमारा आखिरी लेक्चर है इस प्राकृतिक आपदा वाले टॉपिक का या चैप्टर का। ठीक है, इसके अंतर्गत हम सूखा, भूस्खलन और हीट वेव से संबंधित बहुत सारे सवालों को देखेंगे, जहां परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर भी बहुत कुछ लिखा होगा। इन्हीं सभी इस सवालों का जवाब जो है दोस्तों आपको बताना है। ना बता पाए तो गुप्ता जी ही हैं समझाने और बताने के लिए। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से, जो हमारा नया प्लेटफॉर्म है स्टडी 91 ऑफिशियल, उस प्लेटफॉर्म से दोस्तों हमने बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फाउंडेशन बैच है, अलग अलग परीक्षाओं के लिए बैच है। आप एक बार मौका दीजिए, भरोसा कीजिए, जो इंसान निःशुल्क इतना अच्छा पढ़ा सकता है फिर अपने बैच में बहुत मेहनत करते हैं, ये तो आपको मानना ही होगा। ठीक है, और हर बैच में दोस्तों डेमो लगा हुआ है, तो पहले आप डेमो देखिए, संतुष्ट होइए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि हाँ क्लास परचेज करनी है या नहीं परचेज करनी। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दे रहा है कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मध्यम सूखा और भयंकर सूखा से क्या तात्पर्य है। ध्यान से पढ़िएगा, पहले मध्यम सूखा किसे कहते हैं, भयंकर सूखा किसे कहते हैं। और ये कौन पूछ रहा है दोस्तों, ये कह रहा है भारतीय मौसम विभाग। ठीक है, तो पहले पॉइंट 1 आप लिख लीजिए दोस्तों, मध्यम सूखा। ठीक है, मध्यम सूखा। और दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, दूसरा है भयंकर सूखा। भयंकर सूखा कब दोस्तों, क्या स्थिति आती है कि जब ये कहा जाता है। देखिए एक लाइन की बात है दोस्तों, जब वर्षा सामान्य से 25% से लेकर 50% तक कम हो। ठीक है, क्या हो दोस्तों, यहां कम याद रखिएगा, इससे कम हो। मान लीजिए जितनी वर्षा होनी चाहिए उससे क्या है 25%, 30%, 35, 40, 45, 50% तक दोस्तों यहां आंकड़ा है कि अगर कम होती है, जैसे आधी, पिछले साल जितना वर्षा हुआ इस बार उसका आधा वर्षा हुआ, तो समझिए मध्यम सूखा है वहां पे। ठीक है, और इसी तरह से जब वर्षा, ठीक है, जब वर्षा सामान्य से कितना 50% से अधिक जो है कम पड़े। ठीक है, अच्छा ये बोलने में थोड़ा अटपटा लग रहा है ना कि इतने से अधिक, मतलब ऐसे मत बोलिए, 50% से अधिक वर्षा की कमी लिख दीजिए ना, अधिक वर्षा की कमी। अब ये सेंटेंस पूरा हो गया। ठीक है, तो अगर 50% से अधिक, मान लीजिए 60, 70, 80% तक दोस्तों हिस्सा बता रहे, ठीक है, कि उतने परसेंट की कमी हो जाए, ये बता रहा है, तब दोस्तों भयंकर सूखा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए पिछले साल सूखा पड़ा 100%, ठीक है, और इस बार सूखा पड़ा 60% कमी आ गई, यानी 40% ही बारिश हुआ, पिछले साल के अपेक्षा 40% ही बारिश हुआ, तो उसी कमी को दोस्तों क्या कहा जाता है, उसे भयंकर सूखा के तहत रखा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपका जवाब होगा। परीक्षा में देखिएगा वो जवाब दोस्तों आपका इसी के इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा। आगे दोस्तों अगला सवाल दे रहा है, कह रहा है सूखा जो है ये कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का दोस्तों सूखा होता है। तो याद रखिएगा जब प्रकार आपसे पूछे तो बताइएगा सूखा जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला लिखिएगा दोस्तों मौसमी सूखा। कैसा सूखा दोस्तों, मौसमी। ठीक है, मौसमी सूखा। ठीक है, दूसरा प्रकार दोस्तों इसका क्या है, कृषि संबंधी। ठीक है, कृषि सूखा। ठीक है, एक होता है मौसमी सूखा, मौसम के कारण। दूसरा होता है कृषि या मृदा, कृषि को ही मृदा कहते हैं। ठीक है, कृषि को ही कभी कभी यहां पे मृदा सूखा लिख देता है। ठीक है, मृदा सूखा, ये दूसरा हो गया। और तीसरा है जल सूखा। क्या होता है दोस्तों, जल सूखा। ये 3 प्रकार के दोस्तों कैटेगरी बनाए गए हैं। सूखा यदि पूछता है कितने प्रकार का होता है तो उसका ये 3 जो है प्रकार है, 3 वर्गीकरण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला अभी एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे सबके बारे में, घबराइए मत। पहले सवाल देखिए, करा सूखे की समस्या को हल करने के लिए वर्ष 1973-74 में किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कब दोस्तों ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो पहले याद रखिएगा 1973-74 में शुरू हुआ है। क्यों शुरू किया गया दोस्तों, तो सूखे की समस्या से निजात पाने के लिए, उसका हल करने के लिए दोस्तों ये जो है सूखे की ये जो कार्यक्रम है ये स्टार्ट किया गया। ठीक है,
सूखे की समस्या को हल करने के लिए। अब उसका नाम क्या है, सिर्फ उस प्रोग्राम का नाम आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सूखा कब पड़ता है, जब कभी बारिश ना हो, क्योंकि बारिश होगी तभी दोस्तों फसल अच्छा होगा, यदि फसल अच्छा नहीं होगा तो सूखा पड़ेगा, यानी सीधा सीधा संबंध इसका बारिश से है। तो आप कह सकते हैं कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, ठीक है। इसका जो कार्यक्रम है वो क्या है, सूखा। कभी कभी बारिश में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कभी कभी इसे अनावृष्टि प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम भी कहा जाता है, ठीक है। अनावृष्टि प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम दोस्तों, यह एक कार्यक्रम है, यह निजात पाने के लिए दोस्तों इससे जो है शुरू किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। तो पहले तो दोस्तों बारिश का इंतजार किया जाता था, बाद में सरकार ने नहर बना दिया कि लोग नहर बना दे रहे हैं, अगर बारिश नहीं हो रही है तो नदियों के जल को उस नहर के माध्यम से जगह जगह पहुंचा दिया जाएगा और नहरों से लोगों के खेतों तक पानी पहुंच जाएगा, ठीक है। अब जाकर दोस्तों धीरे धीरे लोग ट्यूबवेल लगाने लगे और तमाम जो है नए नए यंत्र आ गए कि लोग अपनी सिंचाई खुद ब खुद कर लेते हैं, पहले निर्भरता ज्यादा थी, ठीक है। तो फिलहाल इस तरह की चीजें आप ध्यान में रखें। अच्छा, कई बार जब आप इस तरह के चैप्टर पढ़ते हैं ना तो आपका मन भी नहीं लगता ना, कहेंगे क्या बोरिंग सा चैप्टर है। देखिए, बोर मत होइए, आप शुक्र मनाइए कि स्टडी 91 पर हर एक टॉपिक पे चर्चा होता है। मेरी आदत है, मैं कुछ छोड़ता नहीं, चाहे चीजें आसान हो चाहे चीजें कठिन हो, बातचीत जरूरी है। कम से कम एक बार तो दिल से पढ़ लें पूरी ज्योग्राफी, कल को कहने को नहीं रहेगा कि नहीं हमने कभी ज्योग्राफी पढ़ा नहीं, ठीक है। हमने डिटेल में पढ़ा, हमेशा मन को आप ये तसल्ली दे सकते हैं। अगला सवाल देखिए, करा मरुभूमि के नकारात्मक प्रभावों को, मरुभूमि मतलब मरुस्थलीय भूमि के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है, उस योजना का नाम बताना है। अच्छा, ये कहां स्टार्ट हो रही है, मरुभूमि के लिए, तब दोस्तों इसका नाम क्या होगा, सिंपल सी बात है, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, ठीक है। ये मरुस्थलीय योजना है दोस्तों, तो इसी वजह से इसका नाम क्या है, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, ठीक है। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम जो दोस्तों, ये मरुभूमि के नकारात्मक यानी मरुस्थलीय भूमि के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए दोस्तों इस मरुस्थल विकास कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था। एक सवाल और आ सकता है कि सर इसे कब शुरू किया गया, आ सकता है ना, तो याद रखिएगा इसे शुरू किया गया 1977-78 के दौरान। कब, 1977-78 के दौरान दोस्तों इस योजना को स्टार्ट किया गया था, इसे आप ध्यान में रखेंगे। बढ़िया सवाल है, आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। करा उष्ण मरुस्थली, ये बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, मैं कह रहा हूं इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन सवाल। उष्ण मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खर्च का अनुपात कितना है, मतलब समझिए पहले। अब देखिए, मरुस्थल जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है उष्ण मरुस्थल जो राजस्थान साइड है, थार का मरुस्थल, एक होता है शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल भी होता है, ठंडा मरुस्थल, हाँ, वह स्थान जहां पूरी तरह से बर्फाच्छादन है, जमीन पूरा बर्फ से आच्छादित है, उसे शीत मरुस्थल कहा जाता है, अंतर है। तो हम बात करें उष्ण मरुस्थल की, उष्ण मरुस्थल के लिए चाहे जो भी योजना होती है, उस योजना में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अनुपात कितना होता है, उनके खर्च का अनुपात क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 75% हिस्सा दोस्तों कितना होता है, 75% दोस्तों किसका होता है, यह केंद्र सरकार का होता है, 75% किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है, और बचा 25% किसका होता है दोस्तों, यह राज्य सरकार का होता है। ये बात आप याद रखेंगे। अब जिसको नहीं पता होगा वो चाहे कुछ भी कर सकता है भाई, उसके मन की बात है, हो सकता है 50-50 कर दे, हो सकता है मतलब जो उसके समझ में आएगा वैसा करेगा, बट आप ध्यान दीजिएगा। यदि यही सवाल थोड़ा सा पूछे कि बताइए शीत मरुस्थल के विकास पर चाहे जितने भी पैसे खर्च होते हैं, उस खर्च करने वाली राशि में केंद्र और राज्य का अनुपात कितना होता है, तो याद रखिएगा इस मामले में केंद्र का अनुपात दोस्तों, केंद्र सरकार का अनुपात जो है वो 100% होता है। कितना होता है, 100%। और राज्य सरकार का दोस्तों 0 होता है। क्या होता है, राज्य सरकार का अनुपात इस खर्चे में क्या होता है, 0% होता है, यानी कुछ नहीं, ठीक है। यानी अगर शीत मरुस्थल संबंधी कोई कार्यक्रम चल रहा है तो पूरा खर्चा अकेले केंद्र सरकार वहन करती है, राज्य सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं, पूर्णतः केंद्र सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है। लेकिन यदि उष्ण मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम चल रहा है तो वहां राज्य सरकार का योगदान रहता है, खर्चे में उनका भी हिस्सा होता है, दोनों मिलकर करते हैं, लेकिन ज्यादा खर्च केंद्र सरकार करती है, कम खर्च राज्य सरकार करती है। ये दोनों आंकड़े आप याद रखेंगे। बहुत बढ़िया सवाल इस चैप्टर का, और परीक्षा में यहां से सवाल भी बनता है, ठीक है। आगे बढ़िए, करा पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है। वृष्टि छाया प्रदेश आप जानते हैं दोस्तों, यह वह क्षेत्र होता है, ठीक है, लिखिएगा वह क्षेत्र जहां
वर्षा वर्षा न के बराबर होती है, ठीक है, न के बराबर होती, क्यों? वृष्टि छाया प्रदेश है। आप जानते हैं वृष्टि छाया प्रदेश माने क्या? मान लीजिए कोई बहुत बड़ा एक चोटी है, पर्वत है, ठीक है, अब एक तरफ से दोस्तों बादल जा रहे हैं, अब पर्वत की ऊंचाई ज्यादा होगा तो वो बादल पर्वत के एक ही हिस्से में दोस्तों बारिश कर पाते हैं, दूसरा हिस्सा वैसे ही निर्जन पड़ा रहता है, ठीक है, इसलिए वहां हरियाली कम देखने को मिलती है। तो जहां बारिश खूब हुआ वो अनावृष्टि, और जहां बारिश नहीं हुआ वो क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्पवृष्टि में आ जाएगा, ठीक है। तो लिख रहा है दोस्तों अतिवृष्टि और अनावृष्टि दो होता है, ठीक है। अति माने जहां खूब बारिश हो जाए, अना मतलब जहां बिल्कुल बारिश ना हो, अल्प मतलब जहां कम बारिश हो, ये होता है। पश्चिमी घाट आप जान ही रहे हैं, अगर हम यहां पश्चिमी घाट का नाम दे रहे हैं, अगर हम यहां पे पश्चिमी घाट का नाम दे रहे हैं तो याद रखेगा पश्चिमी घाट को ही हम क्या कहते हैं? हम यहां सह्याद्री के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। कर पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक देखने को मिलता है? वैसे तो पश्चिमी घाट देखा जाए तो महाराष्ट्र से लेकर नीचे तमिलनाडु तक विस्तृत है दोस्तों, लेकिन अगर ऐसे पूछेगा तो आपको लोकेशन बताना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में कहां से, ठीक है। तो याद रखेगा महाराष्ट्र में आपने एक जगह का नाम सुना होगा, जलगांव सुना होगा। मुंबई जाते हैं तो एक स्टेशन मिलता है बीच में, जलगांव, ठीक है। तो जलगांव से लेके और आंध्र प्रदेश तक आप जाइए, ठीक है, आंध्र प्रदेश तक, ठीक है। अब कहेंगे सर आंध्र प्रदेश ये पश्चिमी घाट के साथ साथ दोस्तों तमिल, अब देखिए आंध्र प्रदेश जो है पूर्वी तट पर है, ठीक है, लेकिन वहां तक दोस्तों आप जाइए, ठीक है, चित्तूर जगह पड़ता है, वहां तक दोस्तों है। वैसे आप ये ना बोल के दोस्तों तमिलनाडु बोलिए, ज्यादा सही है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक बोलिए, ठीक है, ये ज्यादा सही होगा, ठीक है, ठीक है। तो आप ये तमिलनाडु कहिए, ये आंध्र प्रदेश दोस्तों आप ना कहिएगा, लेकिन हमने देखा कि कई बार दोस्तों ये आंध्र प्रदेश तक इसका विस्तार बताया जाता है। मुझे लगता है ये चीजें गलत है, ठीक है, क्योंकि बच्चा फिर क्वेश्चन कर देगा कि आंध्र प्रदेश में पश्चिमी घाट है, वो तो पूर्वी घाट के अंतर्गत आता है, या तो फिर यहां मैं इसको हटा ही देता हूं, क्यों कंफ्यूज करना बच्चों को, ठीक है। एग्जाम में क्या ऑप्शन मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उससे हमसे क्या मतलब, ठीक है। हमको जो बताना है वो एकदम सत्य बताना है, सही बताना है, तो साफ सुथरे तरीके से बताऊं ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए। तो याद रखेगा महाराष्ट्र लेकर तमिलनाडु तक दोस्तों इसका विस्तार देखने को मिलता है अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो, ठीक है, क्योंकि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन भी दोस्तों इसी तमिलनाडु में होता है, और हमसे सीधा सीधा पश्चिमी घाट पूछा है तो हम वही जवाब दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगला सवाल करा, उत्तर प्रदेश में प्रमुख सूखा प्रवण क्षेत्र दोस्तों कौन सा है? जो उत्तर प्रदेश में सूखा प्रवण क्षेत्र उसका नाम बताना है। कौन सा क्षेत्र भाई बताइए, आपको जानकारी है इसके बारे में? नहीं पता तो सुनिए, मिर्जापुर पठार। कौन सा दोस्तों? अब आप कहेंगे सर मिर्जापुर का पठार तो हमने कभी सुना नहीं। हाँ, मिर्जापुर नहीं सुना तो मिर्जापुर खाली याद रखो, ठीक है। तो याद रखेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में यह सूखा प्रवण क्षेत्र की बात कर रहा है, तो जवाब तो दोस्तों आपको यही देना पड़ेगा, मिर्जापुर पठार, ठीक है। अब सुना कि नहीं सुना, ठीक है, वेब सीरीज सुना होगा लेकिन मिर्जापुर पठार नहीं सुना होगा, सुन लो भाई आज, ठीक है। यह सूखा प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला है आईएमओ। आईएमओ दोस्तों ही भारतीय मौसम विभाग की बात कर रहा है। कह रहा आईएमओ ने खराब मानसून को दर्शाने के लिए सूखा शब्द के स्थान पर किस नए शब्द का यूज किया है? अब दोस्तों उनको सूखा बोलने में बड़ा बेइज्जती लगता था, तो सूखा की जगह न्यूनता शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब वो सूखा की जगह क्या बोलते हैं? न्यूनता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूनता, ठीक है। सूखा से जैसे लगता बड़ा रोगी टाइप का सवाल था, तो उसको क्या नाम दे दिया? जैसे पहले चलता था भारत में टीबी कार्यक्रम, ठीक है, टीबी से संबंधित था। टीबी मतलब देखने वाली नहीं, वो रोग वाला जो उसको, तो टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलता था। अब उसका नाम बदल के कर दिया गया टीबी समाप्ति कार्यक्रम, ठीक है। पहले समाप्ति था, बाद में उन्मूलन कर दिया गया, तो इस तरह से चेंज होता रहता नाम। तो सूखा बड़ा गंदा सा शब्द लग रहा था, तो सरकार का डिपार्टमेंट जो है भारतीय मौसम विभाग, उसने बदल कर दिया अब हम सूखा नहीं बोलेंगे, उसकी जगह न्यूनता बोलेंगे। और एक सवाल आपकी जिंदगी में नया जोड़ दिया, ना बदले होते सवाल, ना यहाँ नाम रखे होते, ना हमें पढ़ना पड़ता, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जैसे इतना पढ़ रहे हैं एक आध सवाल और पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं। आगे बढ़िए। कह रहा आईएमओ उसी भारतीय मौसम विभाग की बात कर रहा है। आईएमओ मतलब क्या है? यहां हम भारतीय मौसम विभाग की बात कर रहे हैं, भारतीय मौसम विभाग, ठीक है। कह रहा भारतीय मौसम विभाग कितने प्रकार के सूखा को चिन्हित करता है? तो याद रखिएगा इसने कुल 5 प्रकार के सूखा को चिन्हित किया। इसके अनुसार कितने प्रकार के सूखा होते हैं? 5, ठीक है। आइए नोट करते हैं। सबसे पहला जो सूखा होता है दोस्तों उसे कहते हैं सूखा सप्ताह। क्या कहते हैं?
सर ये सूखा का प्रकार है, हाँ बिल्कुल प्रकार बता रहा हूं। सबसे पहले सूखा सप्ताह, पहले सप्ताह से कहानी शुरू होती है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएंगे तो आएगा कृषि संबंधी सूखा, ठीक है, ऐसा सूखा कृषि संबंधी सूखा। अब अलग बात है कि इसे न्यूनता बोलेंगे हम, ठीक है, उसको अलग छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मौसमी सूखा, मौसमी सूखा। और कौन सा था भाई, पहले सूखा सप्ताह हो गया, कृषि संबंधी सूखा हो गया, मौसमी सूखा हो गया, और फिर हो जाएगा सूखा वर्ष, ठीक है, सूखा वर्ष, और अंतिम में आ जाएगा गंभीर सूखा, ठीक है, क्या आ जाएगा, गंभीर सूखा। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, देखिए सब पढ़ाने के लिए ना कई बार आपको लगता है कि गुप्ता जी को नहीं मेहनत करना पड़ता, आपसे ज्यादा मेहनत हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमें तो पढ़ाना है। सोचो इस चीज को हम स्टडी करने के लिए कितनी तैयारी करते हैं, ठीक है, तो बहुत दिमाग से आप पढ़ेंगे। और बहुत सिंपल भी, पता नहीं अब पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है ना, चीजें दिमाग में बैठने लगती। इसमें मैं बताऊं इसको मैंने कैसे याद किया। सूखा पड़ेगा तो पहले अचानक से तो पड़ेगा नहीं, शुरुआत होगी, एक हफ्ता तक लोगों को लगे नहीं सूखा जैसी स्थिति बन रही है, ठीक है, तो पहला होता सूखा सप्ताह। जब सूखा पड़ेगा तो देखेंगे लोग, अरे फसल तो डाउन हो रहा है, तो कृषि संबंधी सूखा। तीसरा, फसल क्यों डाउन हो रहा है, मौसम, अरे बारिश नहीं हो रही है, ये नहीं वो नहीं, ठीक है, मौसम संबंधी सूखा। 3 सूखा पढ़ लिया, तो अब चौथे नंबर पे आता है क्या, चौथा नंबर हो जाता है सूखा वर्ष। अब भाई सप्ताह से कहां निकल गाड़ी वर्ष पे चली गई कि पूरा साल बर्बाद हो गया सूखे के कारण। अब क्या, गंभीर सूखा, अरे बाप रे गंभीर सूखा। तो सब सिस्टम में पढ़ने का, हमने आराम से पढ़ लिया इजी मोड में। आपको यही चीज याद करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है, थोड़ा मेहनत कीजिए साथ साथ हमारे, आपको भी कम समय लगेगा, लेकिन पहले फील करिए। करा त्रि अकाल क्या है, अकाल से हम वैसे ही डरते हैं, ठीक है, और आपके सामने क्या दे दिया, त्रि अकाल शब्द दे दिया। अब ये त्रि अकाल दोस्तों क्या होता है समझिए। अकाल में क्या होता है, अकाल में सूखा पड़ता है, और त्रि अकाल में क्या होता है, अरे सूखे के कारण ही त्रि अकाल पड़ता है, सूखे के कारण ही त्रि अकाल क्या है, याद रखेगा, सूखे के कारण उत्पन्न अकाल, ठीक है, सूखे के कारण उत्पन्न जो अकाल होता है वही त्रि अकाल है। लेकिन त्रि अकाल में मामला 3 चीजों का है, कितनी चीजों का है, 3 चीजों का। पहला देखिए, पानी की अनुपलब्धता, क्या हो जाता है दोस्तों, पानी की अनुपलब्धता, ठीक है, अन्न धन उपलब्धता, यानी पानी नहीं है तो क्या होगा, पानी नहीं है तो अब अन्न भी नहीं होगा, क्योंकि पानी नहीं है तो क्या होगा, ठीक है, अन्न की कमी, अन्न मतलब खाद्यान्न, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, खाद्यान्न की कमी। और अभी तक तो आदमी ही भूखा था, चलो खाद्यान्न नहीं है, कुछ और खा के काम चला लेंगे। लेकिन तीसरे नंबर पे आ जाता दोस्तों चारे की कमी, क्या आ जाता है, चारे की कमी। चारा मतलब जो पशु लेते हैं दोस्तों भोज्य पदार्थ, उनके लिए भी दोस्तों हम जुटा नहीं पाते, तो चारे की कमी। जब ये तीनों आ जाता है तब इसी को हम त्रि अकाल कहते हैं। पानी नहीं बरसा तो चलो जीवन चल जाएगा, खाद्यान्न है आपके पास, थोड़ा कम खाएंगे ज्यादा खाएंगे, व्यवस्था बना लेंगे, ठीक है, बहुत नहीं होगा, गेहूं चावल दाल नहीं मिलेगा तो कुछ और खाएंगे, ठीक है, जौ खाएंगे, कुछ और खाएंगे, ठीक है, उसका बहुत सारे अल्टरनेटिव, बाजरे की रोटी खाएंगे, जौ खाएंगे, मक्का खाएंगे, कुछ और खाएंगे, सत्तू बना खाएंगे, तो ये चीजें। लेकिन जब चारा नहीं मिलेगा तो अब जानवर को क्या खिलाओगे, अगर सूखा पड़ गया जानवर को क्या खिलाओगे, उसको बना खिलाओगे, संभव है, तो ये त्रि अकाल की कंडीशन आ जाती है, ठीक है, तो इसको अपने दिमाग में रखिएगा, सिंपल है, बहुत ध्यान से पढ़िए तब समझ में आएगा। करा भारत में सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, एक बात बताइए, भूस्खलन कहां होगा, जहां पहाड़ी क्षेत्र होगा, सिंपल सी बात है ना, मैं कुछ कठिन नहीं बोल रहा हूं। भूस्खलन हमेशा कहां होता है दोस्तों, यह हमेशा पहाड़ी क्षेत्र में होता है। तो जब पहाड़ी क्षेत्र में होता है तो सबसे ज्यादा भूस्खलन कहां देखने को मिलेगा, पहले तो याद रखिए हिमालय पर्वत पर देखने को मिलेगा, हिमालय पर्वत। दूसरा क्या मिलेगा दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत में भी मिल सकता है, पूर्वोत्तर, वहां भी तो इसी तरह की पहाड़ी है। तीसरा दोस्तों याद रखेगा पश्चिमी घाट में मिल सकता है, नहीं मिलेगा, वहां भी तो पहाड़ी है ना, पश्चिमी घाट। और जब पश्चिमी घाट में मिलेगा तो बच्चा परेशान, सर तो पूर्वी घाट पे काहे नहीं मिलेगा, मिलेगा भैया, पूर्वी घाट पे मिलेगा। तो ये जो स्थान दोस्तों जहां जहां पहाड़ी होगा वो सब स्थान दोस्तों आएंगे, ठीक है। अब कोई बच्चा कह दिया सर नीलगिरी लिख दें क्या, लिख दो भैया नीलगिरी, ठीक है। सर भारत से बाहर थोड़ा लेके चलिए, अपने देश में एक दूसरे में आओ, अंडमान लेके चलते हैं, भारत की बात, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं ना, अंडमान निकोबार, यहां भी दोस्तों भूस्खलन होता है। जहां जहां पर्वत होगा भूस्खलन की समस्या वहां होगी। और क्यों भूस्खलन होता है तो याद रखेगा जब वनों की कटाई होती है, ठीक है, जो जंगल होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, मिट्टी को बांध के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं, जब वो रहेंगे नहीं मिट्टी ढीली पड़ जाती है, थोड़ा भी आंधी तूफान बारिश आया मिट्टी सरक गई, खिसक गई, काम खत्म,
हिट हुआ है। जोशीमठ वगैरह में, जोशीमठ की कहानी अलग है। जोशीमठ पे अत्यधिक दबाव के कारण ऐसा हुआ। पहाड़ खूब बड़ा सा था, उसके ऊपर लोग लगे बिल्डिंग बनाने, यार तान दिए 10-20 थी, दबाते चले गए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। तो बाद में क्या होगा, उस धरती पे दबाव बनेगा पर्वत पे, तो धंसेगा कि नहीं? धसेगा सर, तो बोलो ना, कस के धसेगा। बस इतनी सी बात है। आराम से बातचीत कीजिए, देखिए सवालों के साथ खेलते चलिए, मस्त होके पढ़ते चलिए। जब इस तरह से पढ़ेंगे तो गजब आनंद आएगा। एक एक चीज दोस्तों आप याद कर पाएंगे, तैयार कर पाएंगे। आगे बढ़िए। करा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में स्पीति के पार, स्पीति दोस्तों लाहौल स्पीति की बात कर रहा है, ठीक है। करा स्पीति के पार हिमालयी क्षेत्र जो है ये किस जोन के अंतर्गत आता है? कौन से जोन में आता दोस्तों? तो इसको मध्यम एवं निम्न सुभेद्य जोन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? इसे मध्यम एवं निम्न सुभेद्य जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुभेद्य जोन कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, बहुत आसान सा सवाल। अब ये क्या है मैं भी समझा दूं आपको। देखिए पहाड़ी क्षेत्र लद्दाख भी है, हिमाचल वगैरह है, जम्मू कश्मीर वगैरह है। करा यह किसके अंतर्गत आता है? तो देखिए इसकी 2-3 कैटेगरी बांटी गई। कुछ होता है सेंसिटिव एरिया, कुछ होता है कम सेंसिटिव, कुछ होता है एकदम कम सेंसिटिव। तो उस आधार पे दोस्तों इसको बांटा गया, तो उस आधार पे दोस्तों इसको मध्यम एवं निम्न सुभेद्य जोन में रखा गया। करा पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का जो वृष्टि छाया प्रदेश है और जो दक्कन का पठार, इसको कहां रखा जाता है? इसको भी उसी में रखा जाता है, ठीक है। इसे भी कहां रखा जाता है? मध्यम एवं निम्न सुभेद्य जोन में रखा जाता है, ठीक है। सुभेद्य जोन में रखा जाता है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। दोनों एक ही जोन में है। करा हीट वेव की स्थिति सामान्यतः कब से कब तक उत्पन्न होती है? तो याद रखेगा ग्रीष्म ऋतु में। कब होती है दोस्तों? ग्रीष्म ऋतु में। जब गर्मी पड़ता है ना, जब भयानक गर्मी पड़ता है, ठीक है, जब भयानक गर्मी पड़ता है तभी दोस्तों हीट वेव पैदा होता है। और भयानक गर्मी का जो समय है वो मई से लेकर कहां तक है दोस्तों? मई जून, ये 2 महीने दोस्तों एकदम बहुत भयानक गर्मी। किताबों में पढ़ेंगे तो कहेगा मार्च में कौन सी गर्मी पड़ती है जी? मार्च में कहां गर्मी पड़ती? मार्च में तो इसे ठंडी रहती है। थोड़ी गर्मी की, देखिए पहले के समय से मत तुलना कीजिए, समय के साथ अब ऋतु परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है। तो जो सत्य है वो जानिए आप बताइए अपने। कोई आपसे कहे मार्च अप्रैल में गर्मी पड़ती है, आपको पच रही है बात? मैं कह रहा हूं गर्मी मई जून जुलाई में पड़ती है, ये तो पच रहा होगा ना, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। हीट वेव मतलब कुछ नहीं दोस्तों, हीट वेव मतलब लू का टाइम, ठीक है। हीट वेव कहते किसे दोस्तों? उत्तर भारत में जो लू चलता है ना, इसी को क्या कहते हैं? हीट वेव कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? हीट वेव कहा जाता है। कल कोई भी पूछ सकता है कि हीट वेव पैदा कैसे होता है, वो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ये जो क्लास चली पूरी तरह से निःशुल्क क्लास है। आप मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। न जाने आप किस दुनिया में, लेकिन बहुत कुछ आप खो रहे हैं, ठीक है। जैसे पूरा हिस्ट्री, पूरा पॉलिटी, पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये 5 विषय आपको डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। और अभी जो क्लास चल रही है दोस्तों, ये इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। और आप तो जान ही रहे हैं दोस्तों कि अब तक दोस्तों हम लोग 11,700 से अधिक सवाल आज हमारे पूरे हो जाएंगे। इतने सवालों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 390 प्लस लेक्चर दोस्तों मैं आप सभी को दे चुका हूं। तो आप पीछे के वीडियोस क्यों नहीं देख रहे? आप मुझे बताइए, कोई एक कारण दीजिए कि आप पीछे के वीडियोस क्यों नहीं देख रहे हैं। अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं, लोगों को बीट करना चाहते हैं, थोड़ा समय निकालिए, देखिए पीछे का वीडियो। एक एक वीडियो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे परीक्षा जो भी हो, लेकिन जरूरी है दोस्तों ये क्लास। आप पढ़ेंगे तो खुद ही आपको लगेगा कि आपके अंदर कितना सुधार हो पा रहा है और कितनी अच्छी अच्छी जानकारियां मिल रही हैं आपको। सवाल देना दोस्तों कि देश के किस हिस्से में अधिकतर हीट वेव की स्थितियां देखने को मिलती हैं? हीट वेव ज्यादातर दोस्तों उत्तर भारत में होता है, ठीक है। जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत प्लस पश्चिमोत्तर भारत, ठीक है। उत्तर और पश्चिमोत्तर भारत जो दोस्तों, पश्चिमोत्तर भारत, यहीं पर दोस्तों ये हीट वेव देखने को मिलता है। क्योंकि हीट वेव मैंने क्या देखा, ये लू है। क्या है दोस्तों? लू। और लू जो चलता है ये उत्तर भारत में ही देखने को मिलता है। खास करके राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक का जो क्षेत्र है, बिहार तक का जो क्षेत्र है, वो इसके अंतर्गत आता है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि हीट वेव का निर्माण कैसे होता है, कैसे हीट वेव बनता है दोस्तों, इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो हीट वेव कुछ और नहीं दोस्तों, लू है। अब आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि लू का निर्माण दोस्तों कैसे होता है। तो लू में क्या होता है दोस्तों, जो गर्म हवाएं होती हैं वो धरती वो जो है आ जाती हैं, ठीक है। तो याद रखेगा किसी क्षेत्र के ऊपर, यहां लिख लीजिए, किसी क्षेत्र के ऊपर, मैं आपको अपनी भाषा में लिख दे रहा हूं, किसी क्षेत्र के ऊपर जब दीर्घकाल तक यानी लंबे समय तक गर्म हवाएं
गर्म हवाएं या उष्ण, उष्ण याद रखें, ठीक है, गर्म हवाएं विद्यमान हो जाती हैं, ठीक है, विद्यमान हो जाती हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र विशेष है जिसके ऊपर, यानी जिसके ऊपरी वायुमंडल में गर्म हवाएं लंबे समय तक दोस्तों वहां आ जाती हैं, या कह दीजिए कि गर्म हवाएं मत करिए, दीर्घकाल तक उच्च दाब आ जाता है। देखिए अब यहां पे मैं थोड़ा सा प्रेशर आपको बताना पड़ेगा, समझिएगा, पहले ऐसे समझिए, पहले ऐसे समझिए, एक गर्म हवा है, एक ठंडी हवा है। कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो मैं बता के क्या करूंगा, ठीक है। एक गर्म हवा, एक ठंडी हवा। देखिए जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है, उसमें पानी भरा है, अगर नीचे से आप आग जलाएंगे तो बर्तन में रखा पानी गर्म होगा, गर्म होकर वाष्पीकृत हो जाएगा, और हवा गर्म होकर हमेशा ऊपर चली जाती है। अगर मान लीजिए मेरे हाथ पे हवा है और यहां दोस्तों गर्मी आ जाए तो हवा भग जाएगी, तो जब हवा भग जाएगी तो इस हथेली पे कोई प्रेशर तो पड़ेगा नहीं। यानी जब कभी गर्म हवा होता है तो नीचे की तरफ लो प्रेशर होता है और ऊपर की तरफ हाई प्रेशर होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से देखेंगे यह दीर्घकाल तक, जब किसी क्षेत्र के ऊपर दीर्घकाल तक जब किसी क्षेत्र के ऊपर दीर्घकाल तक क्या रहता है, ऊपर हाई प्रेशर रहता है, ऊपर क्या रहता है दोस्तों, ऊपर उच्च दाब का मतलब क्या है, हाई प्रेशर, ठीक है। अगर ऊपर हाई प्रेशर है, देखिए अगर गर्म हुआ नीचे का सरफेस तो नीचे लो प्रेशर बनता है, ऊपर हाई प्रेशर बनता है, अपोजिट रहेगा, नीचे लो तो ऊपर हाई। और ठंडी के समय में क्या होता है, ऊपर लो हो जाता है, नीचे हाई हो जाता है, ठीक है, ऐसा हो जाता है, ठीक है, उल्टा चलेगा दोनों में, ठीक है। तो वही लिख रहा है दोस्तों कि दीर्घकाल तक दोस्तों जब उच्च दाब रहता है तो उसके कारण रहता है तो इसी के कारण धरातल पर अब देखिए इसकी वजह से क्या होता है, धरातल पर गर्म वायु नीचे की तरफ आती है। क्या होती है दोस्तों, गर्म वायु नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ आने लगती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। लू बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। इस कंडीशन में होता है कि हवा इतनी गर्म होती है ना कि आपके शरीर से पानी तक सोख जाती है और आपको पता नहीं चलता है। इसीलिए दोस्तों डिहाइड्रेशन की कंडीशन दोस्तों जब आती है, डिहाइड्रेशन जानते हैं ना, अरे भाई पानी की कमी से लू लग जाता है, लोग मर जाते हैं। और जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं उनको डॉक्टर क्या करते हैं, बस यहां सुई लगाकर दोस्तों क्या करते हैं, पानी चढ़ाते हैं, पानी की कमी। तो लू से बचने का एकमात्र उपाय है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी ग्रहण कीजिए, ठीक है, क्योंकि लू में बॉडी से पानी ही दोस्तों सूख जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। इस तथ्य को भी समझेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दोस्तों गठन कब किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसे हम एनडीआरएफ के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, एनडीआरएफ के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो एनडीआरएफ है दोस्तों, इसका गठन हुआ है 2005 में। कब हुआ दोस्तों, 2005 में दोस्तों इसका गठन हुआ है, तो पहले आप याद रखिएगा, ठीक है। और ठीक है, अच्छा आपसे ये भी पूछ सकता है दोस्तों, अभी तो ये पूछ रहा है, कल को अधिनियम पूछ दे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम दोस्तों कब पारित हुआ। देखिए पूछ भी दिया, ठीक है, कि अधिनियम कब पारित हुआ। तो पहले याद रखेगा दोस्तों, अभी जो आपने पीछे पढ़ा वो पढ़ा प्राधिकरण, ठीक है। तो प्राधिकरण बना था दोस्तों 2005 में, और समय भी याद रखे दोस्तों, सितंबर महीने में बना, ठीक है, सितंबर 2005 में। जबकि जो अधिनियम आया है ये दिसंबर में आया, दिसंबर बाद में आया, ठीक है, ये दिसंबर 2005 में आया। तो अंतर ध्यान दीजिएगा, पहले प्राधिकरण बना है, बाद में अधिनियम आया। एनडीआरएफ से संबंधित जो प्राधिकरण है वो पहले बना है, अधिनियम बाद में आया है। जबकि अन्य केस में दोस्तों हमेशा उल्टा होता है ना। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कितने स्तरों पे दोस्तों गठित किया गया है, कितने स्तर पे गठित है, तो याद रखिएगा ये 3 स्तर पे गठित है। कौन कौन सा स्तर है दोस्तों, पहला है राष्ट्रीय स्तर, क्या है, राष्ट्रीय स्तर, ठीक है। दूसरा है दोस्तों राज्य स्तर, ठीक है, राज्य स्तर। और तीसरा है जिला स्तर, ठीक है। ये 3 स्तर पर दोस्तों इसका गठन किया गया है। किसका मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, एनडीआरएफ का। किसका, एनडीआरएफ। एनडीआरएफ का जो गठन है वो 3 स्तर पे किया गया है, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर। ये 3 तरीके का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये किस मंत्रालय के अंतर्गत दोस्तों काम करता है, तो गृह मंत्रालय याद रखेगा, होम मिनिस्ट्री के तहत दोस्तों ये काम करता है। किसके तहत, होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत दोस्तों यह काम करता है। लेकिन एक बात स्पेशली आप याद रखिएगा, ठीक है, इसके लिए अध्यक्षता कौन करने पहुंच जाता है, अध्यक्षता हमेशा पीएम करता है, ठीक है।
पीएम, ठीक है। अध्यक्षता कौन करेगा दोस्तों? पीएम करेगा। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, ठीक है। किसके अंतर्गत है? गृह मंत्रालय का। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर गृह मंत्रालय के अधीन है तो क्यों ना इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री जी कर लें, और उनके पास यदि समय नहीं तो गृह सचिव जी कर लें। लेकिन उल्टा होता है इसमें। एनडीआरएफ क्योंकि आपदा के समय काम लेता है, करता है, इसीलिए दोस्तों उसकी रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री लेते हैं, ठीक है। तो अध्यक्षता जब कभी पूछे आपसे तो आप प्रधानमंत्री का नाम आप लीजिएगा। ये बड़ा बढ़िया सवाल है, ठीक है। आगे बढ़िए। करा समन्वय एवं अन्य कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? किसके लिए? ताकि वो अच्छे से कोऑपरेशन बना सके। अब छोटे छोटे काम के लिए पीएम नहीं आएंगे, इसलिए दोस्तों आप यहां पे गृह सचिव याद रखिए। कौन है? गृह सचिव। गृह सचिव दोस्तों क्या करते हैं? एनडीआरएफ से संबंधित जितने भी कोऑपरेशन की जरूरत होती है या उससे संबंधित कोई और कार्य जो इनको सौंपा जाना है, वो सब काम कौन देखता है? तो गृह सचिव देखता है, क्योंकि मामला गृह मंत्रालय के अधीन है। इस वजह से दोस्तों ये होता है। करा किस वर्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति का दोस्तों निर्माण किया गया? ठीक है। पीछे दोस्तों हमने क्या पढ़ा? पीछे हमने पढ़ा प्राधिकरण। क्या पढ़ा? प्राधिकरण। और हमने पढ़ा ये जो प्राधिकरण बना था ये सितंबर 2005 में बना था। कब बना था? सितंबर 2005। दूसरा सवाल हमने पढ़ा अधिनियम। जो अधिनियम बना था मैंने पीछे आपको बताया, ये अधिनियम दोस्तों दिसंबर 2005 में बना था। कब बना था? दिसंबर। अब आपसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के बारे में पूछ रहा है। ये नीति बहुत बाद में बना दोस्तों, 4 साल बाद 2009 में बना। ये मनरेगा वाला टाइम है 2009, ठीक है। नरेगा, पहले नरेगा था, बाद में नरेगा को मनरेगा में बदल दिया गया, वो 2009 में हुआ था। ये जो नीति आई थी दोस्तों ये अभी 2009 से संबंधित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल दे रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जो एनडीआरएफ है दोस्तों, उसकी उत्तर प्रदेश में कहां पर दोस्तों बटालियन स्थापित है? कहां बटालियन रहती है? तो 2 जगह पे दोस्तों बटालियन बनाई गई है। एक तो दोस्तों गाजियाबाद में बटालियन रहती है एनडीआरएफ की, ठीक है। गाजियाबाद में एक बटालियन रहती है और दूसरी बटालियन दोस्तों वाराणसी में रहती है। एक तरह से आप ध्यान देंगे ना तो गाजियाबाद दोस्तों उत्तर प्रदेश के एकदम पश्चिम हिस्से में है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ तो सर्वाधिक पश्चिम तो उसे नहीं बोल सकते, ठीक है, लेकिन पश्चिम में है, ठीक है। और जो बनारस है दोस्तों इसको सर्वाधिक पूरब भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूरब में बलिया आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी पूर्वांचल में दोस्तों जो बनारस है, वाराणसी है, यहां पर भी दोस्तों एनडीआरएफ की बटालियन रहती है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगले सवाल पर आइए। करा आपदा न्यूनीकरण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? ये परीक्षा में पूछा जाने लायक सवाल है। आपदा न्यूनीकरण दिवस, कैसे आपदा को न्यून किया जाए, कम से कम किया जाए। ये दिसंबर महीने में दोस्तों दिसंबर कह रहे हैं 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। कैसे याद रखेंगे? 12 अक्टूबर को दोस्तों विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस। सही है ना भाई? गलत तो नहीं हो रहा है ना? 12 अक्टूबर है कि 12 अगस्त है यार? 12 अक्टूबर ही है ना? 10वां महीना, हाँ। अक्टूबर अगस्त तो 8वां चला जाएगा, 8वें में नहीं है। विश्व युवा दिवस है। और अगर मैं राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करूं, विवेकानंद की जयंती के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ये सब याद होना चाहिए भाई। 12 जनवरी को विवेकानंद जी की जयंती, उसी दिन दोस्तों ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। और जो विश्व युवा दिवस है वो कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को चलता है। और 13 अक्टूबर को दोस्तों आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। ये 1989 से दोस्तों स्टार्ट किया गया मनाना, ठीक है, ठीक है। 1989 से शुरू किया गया, पढ़ा था अभी मैं, तो अभी के लिए तो याद है, बाद में तो भूल ही जाऊंगा, कंफर्म है। हाँ, ये 13 नहीं भूलूंगा, ये 1989 कुछ समय के लिए याद है। करा संयुक्त राष्ट्र सासाकावा अवार्ड, ये दोस्तों यूनाइटेड नेशन के द्वारा दोस्तों दिया जाने वाला अवार्ड है। सासाकावा अवार्ड बहुत पॉपुलर अवार्ड है दोस्तों। करा यह किस क्षेत्र में किए गए बेहतर प्रयास के लिए दिया जाता है? देखिए किसी भी देश में आपदाएं आती रहती हैं, उन आपदा को कम से कम करने का जो बेहतर प्रयास करता है, यानी क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे? आपदा क्या कर सकते हैं? आपदा न्यूनीकरण हेतु, ठीक है। आपदा न्यूनीकरण हेतु दोस्तों यह संयुक्त राष्ट्र सासाकावा अवार्ड दिया जाता है, जो कि एक तरह का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। इसे भी आप याद रखेंगे, यूएन के द्वारा दोस्तों दिया जाता है। और ये जो सासाकावा अवार्ड है दोस्तों, ये किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है
और किसी संस्था को भी दिया जा सकता है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे भाई। यहां आपदा को कम करने में संस्था का भी योगदान हो सकता है किसी, या किसी व्यक्ति विशेष का भी योगदान हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए संदाई फ्रेमवर्क। कभी कभी संदाई लिखता है, कभी कभी सेंदाई लिखता है। क्या लिखता है? सेंदाई। ठीक है, सवाल दे रहा दोस्तों कि सेंदाई जो फ्रेमवर्क है इसका संबंध दोस्तों किससे है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं सीधे आपदा की, तो याद रखेगा ये भी जो है दोस्तों आपदा से संबंधित है। ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित है। किससे? आपदा जोखिम न्यूनीकरण। ठीक है, कैसे आपदा को या आपदा से जो रिस्क हो रहा है दोस्तों उसको कैसे कम से कम किया जाए, ये दोस्तों उससे संबंधित है। एक सवाल और पूछ सकता है कि किस वर्ष के लिए दोस्तों लागू किया गया? तो 2015 से लेकर के 2030 तक के टाइम पीरियड के लिए 15 साल के लिए ये सेंदाई फ्रेमवर्क जो है बनाया गया है। अगले 15 साल तक दोस्तों ये यही चल रहा है। ठीक है, तो 15 से स्टार्ट है, 30 तक रहेगा, इसे ध्यान देंगे। करा केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संगठनों यानी संस्थाओं के योगदान को सम्मानित करने के लिए किस पुरस्कार की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने भी हाल फिलहाल में एक नया पुरस्कार योजना शुरू किया, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, और याद रखेगा यह पुरस्कार दोनों को दिया जाता है। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, तो व्यक्ति को अवार्ड के रूप में दोस्तों 5 लाख रुपया दिया जाता है। कितना? 5 लाख रुपया। लेकिन अगर कोई संस्था इससे संबंधित रही है, वो अच्छा काम किए, तो उसको 51 लाख रुपया दिया जाता है। कितना? संस्था है तो 51 लाख रुपया, नहीं तो 5 लाख रुपया दिया जाता है। यह धनराशि है। ये आप इस सवाल को भी याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है। अगला सवाल देखिए, भोपाल गैस त्रासदी। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भोपाल गैस त्रासदी के बारे में न जानता हो। यह 2 दिसंबर की रात को, ठीक है, 1984 में दोस्तों हुआ था। और इस समय दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की एक गैस थी, वो लीक हो गया था। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या नाम था दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनेट। बहुत जहरीली गैस थी दोस्तों। ये क्या है? यह एक तरह की जहरीली गैस है। जब दोस्तों जब ये भोपाल में दोस्तों गैस त्रासदी हुआ, दोस्तों रात में लोग सो रहे थे। ठीक है, और उनके अंदर दोस्तों जहरीली गैस प्रविष्ट हो गई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा संख्या में हजारों लोग दोस्तों रातों रात काल के गले में समा गए। उन्हें पता ही नहीं, अगली सुबह देख ही नहीं पाए, उनको पता नहीं चला हमको क्या हो गया। ठीक है, बस सो रहे थे, सोए समाप्त हो गए। इतनी खतरनाक गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट, इसे आप याद रखेंगे। इसी तरह की एक आपदा और भी है जिसे हम चेरनोबिल दुर्घटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहला सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चेरनोबिल जो दुर्घटना है ये कहां हुआ था? तो ये हमारे देश में नहीं, यूक्रेन में हुआ था। यूक्रेन। अच्छा, यूक्रेन की राजधानी दोस्तों कहां है? कीव। याद रखेगा, कीव इसकी राजधानी है। लंबे समय से रूस से लड़ रहा है यूक्रेन, वही देश है। ठीक है, तो कह रहा है चेरनोबिल आपदा ये किससे संबंधित है दोस्तों? याद रखेगा, यह एक परमाणु आपदा थी। ठीक है, क्या थी दोस्तों? यह परमाणु आपदा था। विस्फोट हो गया था परमाणु भट्टी में। ठीक है, उसके रिएक्टर में दोस्तों विस्फोट हो गया था, और यह विस्फोट हुआ था 1986 को। कब हुआ था? डेट तो मुझे नहीं क्लियर है, अप्रैल 1986 आप याद रख सकते हैं। जैसे इसको दिसंबर 1984 याद रखे, उसके बाद दोस्तों चेरनोबिल घटना घटी थी 1986 में। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तब जाके समझिए कि आपकी सच में स्टडी कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। मैं कहता हूं यार कुछ छोड़िए मत, एक ही बार तो ज्योग्राफी पढ़ना है। हाँ? अब एक बार भी अगर आप डिटेल में ना पढ़ पाए तो कैसे काम चलेगा? मैंने देखिए इसीलिए हिस्ट्री को ना 150 लेक्चर में पढ़ाया। इसी क्लास में जो हिस्ट्री है, जो आप देख रहे हैं 390 लेक्चर, 150 लेक्चर दोस्तों केवल हिस्ट्री का चला है। और 151 नंबर से लेकर 280 नंबर तक, 151 से लेकर 230 नंबर तक जो क्लास चली है वो संविधान की क्लास है। और 231 नंबर से लेकर 330 नंबर तक पूरा 100 लेक्चर मैंने केवल विश्व के भूगोल पे दिया। और 331 से लेकर 390 तक अभी हम पहुंच चुके हैं। ज्योग्राफी समाप्त नहीं हुआ, अभी इंडियन ज्योग्राफी चल ही रहा है। अब देखिए कितना लेक्चर जाता है, 10, 20, 30 जो भी जाए। मेरा उद्देश्य होता है कि मुझे कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ाना है। कहीं से भी सवाल बन सकता है, इसलिए हम एक एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और यही कारण है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्टडी 91 को पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें सीक्वेंस में पढ़ाई जा रही हैं। ये इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए आपको। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, आपके पास मौका है, सिर्फ एक बार दोस्तों स्टडी 91 को चांस दीजिए, आप हमारे कोर्स ज्वाइन करके देखिए। और स्पेशली मेरे बारे में अगर जानना हो, मेरा फेवरेट जो कोर्स है दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है, कमाल का बैच है दोस्तों। अरे अपने भारत के लिए दोस्तों ये बैच आप ज्वाइन कर लो, इतना बढ़िया भारत को जानोगे ना कि आज तक किताबों में नहीं पढ़ोगे, एकदम पिक्चर चलेगा। संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास दोस्तों आपको इस बैच में पढ़ने को मिलेगा। कुछ डेमो लेक्चर मैंने दिया है 4-6, आप देख लीजिए, पहले डिसाइड कर लीजिए कि वो डेमो लेक्चर हमें पसंद आ रहा है कि नहीं। पसंद आया तो आप क्लास ज्वाइन कीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन फिलहाल यही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और अच्छा लगा हो तो क्लास प्लीज़ आप आगे शेयर कीजिएगा, यही आपसे निवेदन है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।